हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है पाठ वाह रे हमदर्द, कक्षा 10वीं, हिंदी लोक भारती। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। आइए हम पाठ का सार, उसके मुख्य बातें समझते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। लेखक एक भाषण कहीं पर हो रहा था तो वो सुनकर आ रहे थे अपनी साइकिल से। अब पूंजीवादी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कैपिटलिस्ट जो होते हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ऐसी इकोनॉमी बनाई जाए जिसमें आम आदमी का फायदा न हो, बल्कि जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं को और ज्यादा धनवान बनाने पर जोर दिया जा रहा हो, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, है ना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें जो सोशलिस्ट हो इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आम आदमी के दुख दर्द को मुख्य रूप से समझा जाए और उन्हीं के फायदे की बात की जाए, आम आदमी सुखी हो जाए, तो उसका ये मतलब है। तो लेखक इस पर भाषण सुनकर आ रहे थे अपनी साइकिल से। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं आया तो मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। क्या मतलब है? लेखक की पास साइकिल थी तो लेखक किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था का, क्योंकि आम आदमी साइकिल से सफर करता है और जो अमीर आदमी होता है कार से सफर करता है ना, कार चलाता है वो। तो अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुनकर कि भाई यही व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे अधिक, मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया, या फिर जो अमीर व्यक्ति है जो कार चला रहा था, है ना, उसको अधिक गुस्सा आया। तो कहते हैं किसको आया, मैं ये निश्चित रूप से एक पक्के रूप में नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मतलब दोनों आपस में टकराए और जैसे एक दूसरे को दुश्मन देखते हैं ना, एक नफरत की नजर से, ऐसे देखने लगे। मैंने खामख्वाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग गड़ाई। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने बेकार ही ऐसा किया। खामख्वाह का मतलब है बेमतलब, बिना वजह ही मैंने ये सिरदर्द मोल ले लिया, है ना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। अब इससे क्या हुआ कि लेखक को फ्रैक्चर हो गया, उनकी टांग टूट गई, हड्डी टूट गई। तो दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। वो कहते हैं कि फिर भी मेरी दुर्घटना हुई, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भी मानवता, इंसानियत है दुनिया में। तो कहते हैं इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई इंसानियत है। इसका सबूत ये है, इसका प्रूफ ये है कि कुछ लोगों ने देखा, मैं ऐसे गिर गया हूं सड़क पर और मेरी एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े चले आए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक कहते हैं और जब मेरी आंख खुली, क्योंकि लेखक बेहोश हो गए, कि जब आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर देखा। इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। जब उनकी आंखें खुली तो अपने इर्द गिर्द का मतलब है आसपास, अपने आसपास उन्होंने देखा कुछ जाने पहचाने लोग थे और कुछ अनजाने लोग खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? अब जब देखिए, जब कोई बेहोश हो जाता है या कोई किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, तो जब उसे होश आता है तो लोग जो होते हैं वो जोशीले हो जाते हैं, उनमें उत्साह, उमंग आ जाती, खुशी हो जाती है ना। तो लोग भी खुश हो गए और उनको देख के कि भाई चलो ये होश में आ गए। तो लेखक को तो पता नहीं था, एकदम से कहाँ सड़क पे गिरे थे और आंख खुली है अस्पताल में। तो कहने लगे कि मैं कहाँ हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। तो अब उन्हें एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब लेखक कहता है कि किसी ने मेरे को ये जवाब दिया जब मैंने पूछा मैं कहाँ हूं, कि आप सार्वजनिक अस्पताल, यानी कि आप एक पब्लिक हॉस्पिटल में हैं। जो सार्वजनिक का मतलब होता है जो सबके लिए, जो आम जनता के लिए अस्पताल हो, है ना। ऐसे सरकारी अस्पताल वगैरह होते हैं कि जो सबके लिए होते हैं, तो उसमें प्राइवेट वार्ड में हो, है ना। तो ऐसे ही आप एक पब्लिक हॉस्पिटल में हैं और आप जो है प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, भाई आपका पैर का फ्रैक्चर हुआ है, पर अब घबराने की बात नहीं है। अच्छा, और लेखक कहता है कि उन्होंने इतनी जल्दी में जवाब दिया, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे होश आने तक वो रुके रहे थे।
अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब एक टांग में फ्रैक्चर हुआ था और वही टांग उसकी रेत की थैली लगाई गई थी उससे और स्टैंड बनाया गया था, उस पे लटक रही थी उनकी टांग। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। लेखक कहते हैं मेरे दिमाग में नए, क्योंकि टांग टूटना मुहावरा भी है। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब वो कह रहे हैं कि अब यहाँ टांग टूटना मुहावरा भी है, लेकिन यहाँ पर तो उनके साथ हकीकत में ये हो गया। तो वो कहते हैं अब इसका मतलब मुझे कुछ दिन यहाँ मुझे पब्लिक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में थोड़ा इस तरह का ही माहौल रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे घबराहट सी हो गई, मैं तो मेरा हृदय कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया। क्योंकि वहां पर थोड़ी सुविधाएं कम होती हैं, कम ध्यान दिया जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो इसलिए सार्वजनिक जो अस्पताल होते हैं तो कहते हैं कि ये अस्पताल से वैसे ही डर लगता है, और सार्वजनिक हो ऊपर से तो और भी ऐसा लगता है भाई अब तो इसका मतलब भाई हम यहाँ से खत्म होके ही निकलेंगे, मतलब है ना, कि भाई मृत्यु ही हो जाएगी शायद। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टांग टूटना जो है ये एक ऐसी घटना घट गई मेरे साथ, इंसिडेंट घट गया है और सार्वजनिक अस्पताल में आ गया हूं। अब ये दुर्घटना है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि टांग टूटना छोटी बात है और उससे बड़ी बात है सार्वजनिक अस्पताल में, पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती होना, उसमें एडमिट होना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। और साथ ही साथ पब्लिक हॉस्पिटल है, उसका डर भी क्या रहता है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर हॉस्पिटल्स में क्या रहता है, कोई भी आ जाता है मिलने के लिए, कोई इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं होती है, कम की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि टांग से ज्यादा फिक्र तो मुझे उन लोगों की हो रही थी कि भाई जो दिखाने आएंगे कि मुझसे हमदर्दी रखते हैं, मेरे से सिंपैथी रखते हैं, ऐसे लोग मिलने आएंगे। अब ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है ना, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। अब वो कहते हैं कि मिलने वाले आते तो हैं कई बार और ज्यादातर ऐसे आ जाते हैं और कभी कभी तो इतना अधिक परेशान कर देते हैं कि मरीज का जो आराम करने का भी समय होता है वो भी उसे नहीं मिल पाता, हमेशा ही उसे घेरे रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसको जो मरीज रोगी जब अस्पताल में होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, उससे सबसे ज्यादा जरूरत होती है आराम की, और उसके बाद उसको हमदर्दी जताई जाए, उसके साथ सिंपैथी। और वास्तव में सिंपैथी रखने वाले, हमदर्दी जताने वाले भी कितने हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं अभी। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, अब जी चाहे आओ, चाहे कि जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अब ये यहाँ पर लेखक ने वास्तविक तस्वीर दिखाई है कि जो प्राइवेट वार्ड होता है कि मतलब भाई अपना निजी वार्ड हो गया, तो वहां पर तो कोई रोक टोक बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी किसी समय भी आए, कोई भी परिचित हो, रिलेटिव्स हो, रिश्तेदार हो, कोई भी कितनी देर भी आए, कितनी देर भी बैठे और जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, है ना। समय का तो कोई बंधन नहीं होता, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। और ये बात क्यों कही लेखक ने कि कुछ लोग जो होते हैं जिनको हम कभी पूछ के आए होते हैं, वे लोग तो ये सोचते हैं कि कभी अगर ये बीमार पड़ेगा या इसकी हालत खराब होगी तो हम जाएंगे, हम बदला उतार के आएंगे, है ना। तो बदले की भावना से आते हैं कि भाई हमें ये पूछने आए थे, आज हम इनको, ये बीमार है तो आज हम पूछा तो चलो भाई बदला चुक गया, है ना, हमारा जो इनके पर एहसान था वो चुक गया है। इस वजह से बदले का बदला, हमदर्दी की हमदर्दी, यानी कि एक तो बदला उतार दिया, दूसरे हमदर्दी भी जता दी, दिखा दिया कि हम आपके बड़े सिंपैथी आपसे करते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मिलने वाले आ रहे थे तो मुझे तो ऐसे लगा कि भाई हाय मेरी तो हालत खस्ता हो जाएगी, हाँ, कि मेरे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है क्या, कि मतलब इतनी तकलीफ होने लगी उन्हें कि ये सोचकर ही कि अब ऐसा कैसे चलेगा, क्या होगा। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। अब लेखक कह रहे हैं सबसे पहले तो वो लोग आए
जिनसे मैं कभी मिलने गया था। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कब मेरी टांग टूटे, तो कब अपना एहसान जो उन्होंने मुझ पर उपकार किया था वो उसे चुका दें। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। मतलब ये हमदर्दी, सिंपैथी इस तरह से जताते हैं, दूसरे को यह एहसास कराते हैं कि देखो एक दिन सभी के साथ ऐसा आता है, सभी का वक्त आता है, सभी के जीवन में दुख आता है। कि मतलब हमदर्दी नहीं जताते बल्कि एक खास जैसे एहसान सा और करके चले जाते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता माने फॉर्मेलिटी, है ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मरीज का बिल्कुल ध्यान ही नहीं करते हैं, ज्यादातर वही लोग होते हैं बल्कि। तो लेखक कह रहे हैं कि दर्द इतना होता है, तकलीफ इतनी होती है, और कहते हैं मरीज को, रोगी को पहले ही नींद नहीं आती, और अब बेचारे को अगर कभी आंख भी लग जाए, थोड़ी बहुत आ भी रही हो, तो जो मिलने आने वाले होते हैं वो जगा देते हैं। और ये कौन होते हैं? वो लोग जो फॉर्मेलिटी के लिए आए होते हैं, केवल ये जताने आए होते हैं कि देखो हम आ गए, हमने अपना काम पूरा किया। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ये लोग जो होते हैं, इस तरह के लोग जो फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं, ये रोगी से वास्तविक सिंपैथी नहीं जताते बल्कि अपनी केवल शक्ल दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। अब लेखक ने सोच निश्चय कर लिया कि भाई मैं तो आज आंख ही नहीं खोलने वाला, ऐसे ही दिखाऊंगा कि जिसमें सो रहा हूं। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब ऑफिस में काम करते थे लेखक, तो वहां के बड़े बाबू जो हेड क्लर्क थे वो आए। अब वो तो ये सोचने लगे भाई इसे पता कैसे चलेगा कि मैं आया हूं। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब बताओ, ऐसे लोग भी आते हैं जो केवल अपना शक्ल दिखाने आते हैं कि इसे पता चले कि मैं आया था। तो उन्होंने ऐसे ही किया। पहले तो उन्होंने वैसे जगाने की कोशिश की, जब लेखक नहीं जगे तो उन्होंने उनकी उसी टूटी हुई टांग के हिस्से को जोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए कितनी विडंबना की बात है ना, कि एक तो पूछने आए और उसी जगह जहां दर्द हुआ हो रहा है, जहां पे टूटा है, और वहीं पे दबा रहे और पूछ रहे हैं फिर अब दर्द कैसा है। बताइए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो लेखक कहते हैं कि अब जो मोहल्ले वाले होते हैं भाई, वो तो अपनी जब वो खाली होते हैं, जब उनको वक्त मिलता है तभी आते हैं। ऐसे ही सोना भाई हमारे मोहल्ले की रहने वाली महिला हैं, 4 बच्चों के साथ आई और बच्चों को ऐसे दिखा रहे कि बोल रही हैं कि देखो चाचा, जैसे बंदर को दिखाया जाता है चिड़ियाघर में, जानवर दिखाए जाते हैं, बच्चों को किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाता है। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अब बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे। कोई बच्चा कुछ करने लगा, कोई बच्चा कोई शरारत करने लगा। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। बताइए, अब एक बच्चा जो रेत की थैली लटक रही थी उस पर बॉक्सिंग करने लगा। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। मतलब जो दवा की शीशी थी वो जमीन पर टूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। अब बताइए, एक तो दवा टूट गई और ऊपर से सोनाबाई पहले तो लड़की को घूर रही है गुस्से से, और फिर कहती है चलो, क्योंकि अंधविश्वासी है तो कह रही भैया चलो पेड़े खिलाओ कि आपकी तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब जब वो कह के गई 2 घंटे, मैं बात तो गई है ना, लेकिन फिर भी कह गई फिर आऊंगी। तो लेखक कहते हैं मैं भीतर तक इसलिए कांप गया कि मुझे लगा अभी तो आए, इतना तूफान मचा कर जा रहे हैं, इतना नुकसान करके जा रहे हैं, और फिर अगली बार आएगी तो फिर पता नहीं क्या करेगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। अब यहाँ पर लेखक एक छोटा सा किस्सा बता रहे हैं।
कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं और खासकर दूसरे गांव से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं। तो ऐसा ही एक लेखक के साथ क्या किस्सा हुआ कि एक दिन कहते हैं टैक्सी एक कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। अब वो जो व्यक्ति था ना उसने आओ देखा ना ताओ, ना इधर ना उधर, कुछ बस सीधा ही एकदम से और औंधा पड़ गया। औंधा माने उल्टा ऐसे पड़ गया लेखक के ऊपर, है ना, और एकदम जोर जोर से ऐसे रोने लगा और क्या कार वालों का सत्यानाश, ऐसे ऐसे बिलखने लगा, रोने लगा जोर जोर से। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। लेखक कहते हैं मेरे को तो ये लगा कि भाई क्या हो गया इसको, मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, अब तो उसका क्या किया जा सकता है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। अब लेखक जानते नहीं थे, ना उसकी शक्ल देख पा रहे थे, वो तो एकदम रो रहा था, मुंह गड़ा, मुंह तो छिपा रखा था उसने लेखक की छाती में। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। जब उसने लेखक को देखा, आंखें दोनों की चार हुई, आपस में आंखें मिली, तो फिर तो एकदम वो चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब बताइए, इस तरह के लोग भी आ जाते हैं। तो वो गलत, उसने कमरा देख लिया और अच्छी तरह से देखा नहीं किस नंबर में आ रहा है, कौन से कमरे में नंबर में आ रहा है, और एकदम से आके रोना पीटना शुरू कर दिया, ये सब करना शुरू कर दिया। फिर बाद में कहता है माफ करना और मेरे को तो गुप्ता जी के कमरे में जाना था, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब वहां पे एक्चुअल में रो रहा था, तो वो पता चला कि हाँ वहां पे भी जाके यही सब कर रहा है जो उसने मेरे साथ वो कर चुका है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा गुस्सा तो अपनी पत्नी पे आया। ना मेरी पत्नी ने देखा कि कौन व्यक्ति है, हमारा रिश्तेदार है भी या नहीं है, या मित्र मेरा कोई है भी मेरा मित्र, मेरा नाता उससे है भी या नहीं, और उन्होंने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो लेखक का नुकसान हो गया, इसलिए लेखक को अपनी पत्नी पर बहुत अधिक गुस्सा आया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। अब लेखक कहते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखाने आते हैं हमदर्दी, सिंपैथी, और उसमें वो लोग तो जरूर आते हैं जिनसे हम मिलना नहीं चाहते, हम जिनकी शक्ल देखने से भी कतराते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। अब लेखक बता रहे हैं एक कवि हैं जिनका नाम है लपकानंद। वो कहते हैं कि उनकी कविताएं जो होती हैं बेतुकी होती हैं, कोई तुक नहीं मिलती, मतलब कोई अर्थ ढंग का निकलता नहीं है, और सारा शहर उनसे परेशान है। क्यों? क्योंकि भाई हर एक किसी को अपनी कविताएं सुनाते फिरते होंगे, तो इस वजह से परेशान रहते हैं। तो लेखक कहते हैं मैं भी उनसे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि जहां उन्होंने देख लिया पकड़ लेते हैं और कविताएं सुना देते हैं। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, कि जबरदस्ती मुझे सुनाएंगे ही सुनाएंगे। कहने का ये तात्पर्य है, अपनी 10-20 कविताएं जबरदस्ती सुनाते ही सुनाते हैं, उसके बगैर वो मानते नहीं है। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में ये कविता बनाई। अब बताइए, वो आए और क्या कह रहे हैं कि मैं 4-5 दिन तो बड़ा बिजी रहा, है ना, और अब आपके बारे में ही सोचता रहा मैं इतने दिन, फिर मैंने रात को आपके बारे में इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक कविता रच डाली। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब लेखक के लिए कितनी परेशानी वाली बात है, पहले ही परेशान है लेखक। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रोंग। अब ये कविता सुना रहे। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने कविता सुनाई तो उनकी जो आंखों में प्रश्न था और हंसी थी, व्यंग्य था मुझ पर, वो इस प्रकार लग रहा था मुझे कि भाई बता मेरी कविता कैसी थी, अपनी तारीफ पाना चाह रहे हैं। और दूसरा क्या था उनकी आंख में? उनकी आंख में व्यंग्य था कि अच्छा भागेगा मुझसे, मेरी कविता नहीं सुनना चाहेगा, मैं तो तुझे सुना कर रहूंगा।
मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। लेखक कहते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छुड़ाया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अब लेखक कहते हैं कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, यही मैं दुआ करता हूँ कि हे भगवान, अगर आपको मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी पड़े, कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसा करना, ऐसी जगह पर तोड़ना, कृपा करके मुझ पर दया करना कि जहां पर कोई मेरा परिचित, कोई जान पहचान वाला ना हो, क्योंकि जो जान पहचान वाले होते हैं बड़े बेदर्द होते हैं, मतलब उनको दर्द नहीं होता, ऊपर से ये दिखावा करते हैं हमदर्दी है उनको, लेकिन हमदर्दी वास्तव में होती नहीं, बल्कि वे हमें दुख पहुंचाने वाले होते हैं। छात्रों कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं आपको ये पाठ कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।